मुझे पता है तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सर पे आ गए हैं, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में तुम मचाना चाहते हो। दोस्तों के अंदर माहौल बनता है, भाई अच्छे नंबर आ रहे हैं, मैं इंटेलिजेंट हो गया हूं। दूसरा, टीचर की नजर में तुम्हारा ऑरा क्रिएट होता है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तीनों सब्जेक्ट के जो आपसे डिस्कस कर रहा हूं क्लास 11th वालों, अच्छे से इसको कर लेना। भाई सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट करते हैं, जब वो आपको आ जाते हैं उसके बाद केस बेस्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं। ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, इनमें डिफरेंस होता है, तो छोटा छोटा क्वेश्चन यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन क्रिएट होने के चांस रहते हैं। 6 नंबर का सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, 6 टाइप ऑफ पार्टनर आप एक्सप्लेन कर दो, तो इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। गंदा टॉपिक लगता होगा लेकिन पेपर में आने लायक टॉपिक है। हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वाला में। मुझे पता है तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सर पे आ गए हैं और तुम्हें चाहिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम में आने वाले होते हैं, चाहे वो अकाउंट्स हो, बिजनेस स्टडीज हो या इकोनॉमिक्स हो। तीनों सब्जेक्ट के हाफ ईयरली पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं आपको बताने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को स्किप ही नहीं कर सकते, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में तुम मचाना चाहते हो। भाई मचाने के 2 रीजन होते हैं, या तो स्कूल के अंदर अच्छे नंबर लाना तुम्हारा रीजन हो सकता है। अच्छे नंबर लाने से क्या होगा, एक तो खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, रेपुटेशन बढ़ती है क्लास में, दोस्तों के अंदर माहौल बनता है, भाई अच्छे नंबर आ रहे हैं, मैं इंटेलिजेंट हो गया हूं। दूसरा, टीचर की नजर में तुम्हारा ऑरा क्रिएट होता है, उस वजह से टीचर तुम्हें प्रैक्टिकल में, यानी जो तुम्हारा प्रोजेक्ट वर्क होता है उसके अंदर फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स दे सकता है। और जो तुम्हारा 11th क्लास का बिहेवियर है ना, ये 12th क्लास तक काम में आता है। अगर तुमने 11th में अच्छा बिहेवियर कर लिया तो 12th क्लास में भी तुम्हारे मान के चलो प्रोजेक्ट वर्क के अंदर पूरे में से पूरे नंबर देगा टीचर, राइट। इसलिए तुम्हें अच्छे नंबर लाने हैं। दूसरा, भाई अच्छे नंबर लाने हैं ताकि मम्मी पापा की डांट ना पड़े। हाँ, मम्मी पापा, पेरेंट्स भी बहुत जरूरी हैं, उनको तुमसे बहुत उम्मीदें होती हैं। तो ऐसा नहीं है, वो तो तुम्हारी पढ़ाई पे पैसा खर्च कर रहे हैं और तुम जाके गुलछर्रे उड़ा रहे हो, मौज मार रहे हो क्लास के अंदर, पढ़ाई कर ही नहीं रहे हो। तो इसलिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तीनों सब्जेक्ट के जो आपसे डिस्कस कर रहा हूं क्लास 11th वालों, अच्छे से इसको कर लेना। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले बिजनेस स्टडीज से, फिर इकोनॉमिक्स और फिर अकाउंटेंसी के ऊपर आएंगे और हम इनको करवा भी देंगे। वो सारी बात बताऊंगा, आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका भी दूंगा, तो आप ध्यान रखना। तो एक एक करके सबसे पहले बिजनेस स्टडीज पे चलते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि बिजनेस स्टडीज में तुम्हारे 6 चैप्टर आ रहे हैं। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी तक तुम्हारा आ रहा है। 7वें नंबर का चैप्टर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी होता है, लेकिन उसका भी एक पोर्शन काफी सारे स्कूलों में करवा देते हैं। सेकंड चैप्टर में उसकी भी बात कर लेंगे, राइट। हाँ, और भाई बिजनेस स्टडीज को तुम्हारे टीचर पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, मैं मान के चलता हूं, लेकिन बिजनेस स्टडीज में एनसीईआरटी को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आजकल ट्रेंड बन चुका है, जब तुम्हें बिजनेस स्टडीज का कॉन्सेप्ट आता है ना, तो उसको अप्लाई कैसे करें, इसलिए स्कूल वाले केस बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, हाईली कॉम्पिटिटिव नेचर के क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पेपर में सिंपल और एवरेज क्वेश्चन नहीं आएगा। सिंपल और एवरेज क्वेश्चन भी आते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा ये सोच रहा हो ना सीधा मैं केस बेस्ड क्वेश्चन की प्रिपरेशन करूं, तो वो सबसे बड़ी गलती कर रहा है। भाई सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट करते हैं, जब वो आपको आ जाते हैं उसके बाद केस बेस्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं, राइट। क्योंकि जो तुम केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, केस स्टडी को सॉल्व कर रहे हो, अब जरूरी नहीं है वो पेपर में आएगी, कुछ भी आ सकता है पेपर में, राइट। उससे पहले मैं बोलूंगा अगर जुगाड़ हो सके तो प्रीवियस ईयर में जो 11th क्लास का मिड टर्म एग्जाम था ना तुम्हारे स्कूल का, उसका जुगाड़ कर लेना। तुम्हारे सीनियर से मिल जाएगा जो क्लास 12th के अंदर है ना, उनसे जाके पूछ लेना भाई पिछले वाला पढ़ा है क्या हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें उससे मैच होकर तुम्हारे पेपर में आने की उम्मीद रहती है। अगर पिछले साल जिसने पेपर सेट किया था वही इस साल पेपर सेट कर रहा है, तो मामला सोचो सेट हो गया है, वो पेपर से बहुत कुछ आ जाएगा। तो उसका जुगाड़ जरूर कर लेना, उसको जरूर सॉल्व करना। अब आते हैं भाई बिजनेस स्टडीज की बात कर रहा हूं। चैप्टर नंबर 1 के अंदर मैं अगर आपसे बात बोलूं तो क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, आपको पता है कि ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, इनमें डिफरेंस होता है। तो छोटा छोटा क्वेश्चन यहां से शॉर्ट क्वेश्चन क्रिएट होने के चांस रहते हैं। बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में बहुत सारे डिफरेंस लिखे हुए हैं, तो मेरे दोस्त 4 डिफरेंस इसके कम से कम याद रखना, बेसिस साथ में लिखने होंगे, राइट। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है तीनों में डिफरेंस पूछेगा, बिजनेस और प्रोफेशन में पूछ सकता है 4 डिफरेंस लिखो, या प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में पूछ सकता है 4 डिफरेंस लिखो, राइट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस का क्वेश्चन आएगा सीधा 6 नंबर का। बिजनेस रिस्क को आप छोड़ के नहीं जा सकते, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जब क्लास 11th में पहली बार बिजनेस स्टडीज आती है ना, बहुत कुछ बोर बोर सा लगता है यार, इतनी सारी थ्योरी है, तो पहला चैप्टर इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। इसकी ज्यादातर चीजें करनी होती है। अब चैप्टर नंबर 2 के अंदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है भाई, जहां पर पार्टनरशिप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पार्टनरशिप में भी बहुत सारे अलग अलग टॉपिक है भाई, लेकिन टाइप्स ऑफ पार्टनर उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टाइप्स ऑफ पार्टनर को आप छोड़ के मत जाना, 6 नंबर का सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, 6 टाइप ऑफ पार्टनर आप एक्सप्लेन कर दो, राइट। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां से आपसे पूछ लेगा एमसीक्यू, करता कौन होता है, राइट। तो कुछ कुछ क्वेश्चन वहां से भी पूछ सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। जॉइंट स्टॉक कंपनी का आजकल क्वेश्चन आ रहा है, और क्वेश्चन बड़ा गंदा आ रहा है। गंदा क्यों बोलूं, कंपनी की फॉर्मेशन आपसे पूछ लेता है, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। अब ये स्टेप्स कहां सीखते हैं, चैप्टर नंबर 7 में, लेकिन किसी किसी स्कूल में वो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी को
चैप्टर 2 में करवा देते हैं। अगर तुम्हारे स्कूल में चैप्टर नंबर 2 में करवा दिया फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी तो सोचो पक्का आएगा, समझे, फिक्स हो गया, पक्का आएगा। और आजकल पूछ रहे हैं भाई टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव, आप आपसे पूछ लेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी कितने तरीके की होती है, कोई भी एक पर्टिकुलर को टारगेट करके एक्सप्लेन करना पूछ लेंगे, तो इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। गंदा टॉपिक लगता होगा लेकिन पेपर में आने लायक टॉपिक है। चैप्टर 3 में आएंगे दोस्तों, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, जॉइंट वेंचर के ऊपर, एमएनसी के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। आप इसको छोड़ के नहीं जा सकते। एमएनसी को ट्रांसनेशनल कंपनी बोलते हैं, ग्लोबल एंटरप्राइज एमएनसी को ही बोलते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो एक देश से ज्यादा देशों के अंदर अपना बिजनेस ऑपरेट करे। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल इसके एग्जांपल है, राइट। हाँ, आजकल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको इग्नोर करके मत जाना, ठीक है। पूरे चैप्टर कवर नहीं किए हैं, चैप्टर नंबर 2 और 3 से देखो तो आप। चैप्टर नंबर 4 में बहुत इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ बैंक्स, और टाइप्स ऑफ बैंक्स तो इंपॉर्टेंट है। कमर्शियल बैंक के फंक्शन पूछ रहा है आजकल, हाँ, कमर्शियल बैंक के फंक्शंस वो मत छोड़ के जाना। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस पूछेगा 100%, भाई इस पे 100% मार्क कर लो, इसके बिना तुम्हारा पेपर नहीं बनेगा। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस फॉर एग्जांपल इंडेमिनिटी का प्रिंसिपल है, वो पूछ लिया, लेकिन ऐसे नहीं पूछेगा। आपको एक केस बेस्ड क्वेश्चन देगा, आपको एक पैराग्राफ देगा, पूछेगा इस पैराग्राफ के अंदर कौन सा प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस फॉलो हो रहा है, या फिर कौन सा प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस वायलेट हो रहा है। वायलेट का मतलब किस प्रिंसिपल का यहां पर उल्लंघन हो रहा है, किसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, उसका नाम पूछेगा, फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा। तो तरीके से क्वेश्चन क्रिएट करता है, राइट। चैप्टर नंबर 5 में स्कोप एंड बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस और ई कॉमर्स में डिफरेंस होता है, पता होना चाहिए आपको। और ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस का डिफरेंस, ये 3-3, 4-4 नंबर के क्वेश्चन है। तो इतना बड़ा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 से जनरली नहीं बनता, लेकिन चैप्टर नंबर 6 से बड़ा क्वेश्चन बनता है। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप्स के आर्ग्यूमेंट्स गिवन है आपकी किताब में, कुछ फेवर में गिवन है, कुछ अगेंस्ट गिवन है। यहां पर आर्ग्यूमेंट आपसे पूछ सकता है किसी भी एक ग्रुप को टारगेट करके, भाई इसके फेवर में कौन कौन सी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के आर्ग्यूमेंट है, या इसके अगेंस्ट में कौन कौन से हैं। और बिजनेस एथिक्स का पक्का क्वेश्चन पेपर में बनता है भाई। बिजनेस एथिक्स का नेचर तुम छोड़ के नहीं जा सकते, लास्ट में टॉपिक दिया हुआ है, और लास्ट वाला टॉपिक जनरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 7 अगर तुम्हारे सिलेबस में आ रहा है, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, बहुत कम स्कूल में आता है, तो भाई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का डिफरेंस जरूर करके जाना, वो 2 डॉक्यूमेंट होते हैं। और फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी तो फिर वहां से है ही इंपॉर्टेंट। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी के 4 स्टेप्स हैं, किसी भी एक स्टेप को भी एक्सप्लेन करना पूछ लेगा। प्रोमोटर के फंक्शन पूछ सकता है, लेकिन ये बात उन्हीं को समझ में आएगी जिनके स्कूल के अंदर चैप्टर नंबर 7 हो चुका होगा। आप कमेंट सेक्शन में बताओ ना, ये सारे टॉपिक हम आपको हाफ ईयरली मैराथन में कवर अप कराएंगे। हाँ, कवर अप कराएंगे। चलो ये तो खुशखबरी मिल गई, हाफ ईयरली की मैराथन आप लोगों के लिए प्लान कर ली है। अब अगर तुम्हारा कोई एडिशनल चैप्टर आ रहा हो तो वो कमेंट सेक्शन में आप ऐड करवा सकते हो, हम उसको कंसीडर कर लेंगे। ये तो बिजनेस स्टडीज है। इकोनॉमिक्स की मैं बात करूंगा दोस्तों। मान के चलता हूं कि आपके पास एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है, एक स्टैटिस्टिक्स है। अब ये सीबीएसई वाले बच्चों के पास होती है। जो स्टेट बोर्ड वाला बच्चा है ना, उसको हम यहां पर स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे इस चैनल पे, और उसके पास इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है स्टेट बोर्ड वाले बच्चे के पास, उसको पीडब्ल्यू कॉमर्स वाला क्लास 12th के यूट्यूब चैनल पे पढ़ा देंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है ना। सीबीएसई वाले बच्चों को दोनों मिलेगी, तो दोनों की बात कर लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैं बोल रहा हूं भाई साहब, मैं मान के चलता हूं तुम्हारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तक हाफ ईयरली का सिलेबस आ रहा है। अगर इसके बाद प्रोडक्शन फंक्शन का चैप्टर आ रहा है तो तुम कमेंट सेक्शन में बता दो, उसका ख्याल रख लूंगा, उसको भी करवा दूंगा। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात हुई। चैप्टर नंबर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, और अलग अलग किताब में अलग अलग चैप्टर के नाम दिए हुए हैं भाई, इकोनॉमिक्स में भी, अकाउंटेंसी में भी। बस बिजनेस स्टडीज होकर रिपोर्ट है, क्योंकि सब एनसीईआरटी के हिसाब से चलते हैं, लेकिन यहां पर एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं चलते। टीआरजेन में देखोगे तो अलग नाम बता रखे हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी करके। संदीप गर्ग में अलग बता रखा है, राधा बहुगुणा में अलग है, आईसी डिग्रा में अलग है, सीबी सचदेवा में अलग है। हर ऑथर ने अपने हिसाब से चैप्टर बना रखे हैं, लेकिन यूनिट बनती है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें किसी भी एक सेंट्रल प्रॉब्लम को 3 नंबर में एक्सप्लेन करने के लिए पूछेगा। हाउ टू प्रोड्यूस को 3 नंबर में एक्सप्लेन करो, तो तुम्हारे पास कंटेंट होना चाहिए, 3 पॉइंट होने चाहिए। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, जिसको पीपीसी बोलते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज आ गई ना पेपर में, फीचर्स 2 ही फीचर होती हैं, तो आसान क्वेश्चन बनेगा। लेकिन आजकल शिफ्ट वाला क्वेश्चन बन रहा है, वो भी केस स्टडी वाला। कोई ये केस स्टडी दे देंगे, इस केस में बताओ जी पीपीसी कहां शिफ्ट होगा, राइट वर्ड, लेफ्ट वर्ड, या शिफ्ट नहीं होगा, बताओ, राइट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और स्केयरसिटी की डेफिनेशन आ सकती है, एग्जांपल के साथ पूछ सकता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को। स्केयरसिटी की डेफिनेशन प्लीज याद कर लेना, हाँ, ओके। चैप्टर नंबर 2 का नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब इसके अंदर बहुत सारा कंटेंट है, प्रेफरेंस के हिसाब से बता रखा है। फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व, 4 फीचर है, 6 नंबर के लिए तैयार कर लेना, चारों को एक्सप्लेन करना, राइट। या फिर कोई भी एक फीचर 3 नंबर में एक्सप्लेन करनी आ सकती है, तो उस लेवल की पढ़ाई करनी है।
कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इंडिफरेंस कर्व यानी बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व की हेल्प से आएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर वन कमोडिटी का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप बिटवीन एमयू एंड टीयू इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विद टेबल एंड डायग्राम इंपॉर्टेंट है। समझे? तुम बोलोगे सर आपने यहां पर टू कमोडिटीज का इक्विलिब्रियम नहीं बताया। देखो जी, टू कमोडिटीज का इक्विलिब्रियम किसी किसी स्कूल में करवाते हैं, किसी किसी स्कूल में नहीं करवाते। जिसमें नहीं करवाया तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं। जिसमें करवाया है उसमें ज्यादा सिचुएशन ये रहती है, आपसे ये पूछता है जी एमयू एक्स अपॉन पी एक्स अगर ग्रेटर देन एमयू वाई अपॉन पी वाई होगा तो व्हाट चेंजेस विल टेक प्लेस, या इसका अपोजिट होगा तो व्हाट चेंजेस विल टेक प्लेस, राइट। बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व दोनों को मिक्स करके इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान रखना। हाँ, एक काम और कर देना, कार्डिनल और ऑर्डिनल यूटिलिटी में 3 डिफरेंस याद कर लेना, ठीक है जी। चैप्टर नंबर 3 में चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड बड़ा इंपॉर्टेंट है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को बोलते हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, और चेंज इन डिमांड को बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व, राइट। इसके बीच का डिफरेंस आजकल ट्रेंडिंग है, मुश्किल होता है ना, तो ट्रेंडिंग है। फिर मेरे दोस्त, लॉ ऑफ डिमांड बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है। अगर स्कूल में तुम्हारा टीचर बहुत पास करवाने की इच्छा रखता है तुम्हें, तो तुम्हें लॉ ऑफ डिमांड दे देगा। लेकिन अगर मुश्किल क्वेश्चन पूछने की इच्छा रखता है तो लॉ ऑफ डिमांड के कॉजेस आपसे पूछेगा, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, ऐसे वाले टॉपिक पूछ लेगा, राइट। नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड का डिफरेंस, सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का डिफरेंस इंपॉर्टेंट होता है, और वो चीजें तुम यहां पर कवर अप कर लेते हो। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में मैंने ऐसे याद करवा रखा आपको टिप पर करके, टेस्ट, इनकम, प्राइस, पॉपुलेशन, एक्सपेक्टेशन और रिलेटेड गुड। टिप पर करके तुम्हें 6 पॉइंट क्लास में याद करा दिए थे ना। हाँ, और दोबारा भी करवा दूंगा मैराथन में, डोंट वरी एट ऑल, राइट। फिर चैप्टर नंबर 4 प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे जाएंगे। एक न्यूमेरिकल पक्का, 100% पक्का, परसेंटेज मेथड का न्यूमेरिकल तुम्हारे पेपर में आता है। फिर भाई कोई भी एक मेथड एक्सप्लेन करने के लिए बोल देगा, किसी किसी स्कूल के अंदर आता है एक्सपेंडिचर मेथड एक्सप्लेन करो, 6 नंबर में, 4 नंबर में तुम्हारे पास पूरा फ्रेमवर्क होना चाहिए। किसी किसी स्कूल में आता है परसेंटेज मेथड एक्सप्लेन करो, तो 3 से 4 नंबर में वो आ जाता है। एक्सपेंडिचर मेथड बड़ा है एक्सप्लेन करने के तरीके से, तो 6 नंबर तक का आता है, और परसेंटेज मेथड 3 से 4 नंबर का आ जाता है। इसके अलावा इसके भी डिटर्मिनेंट्स से मैंने आपको याद करवाए थे। नीशू बहुत टीटीपीपी करती है, करवाए थे ना, 9 पॉइंट बन गए थे। नेचर, इनकम, सब्स्टिट्यूट, हैबिट, यूजेस, टाइम, है ना, प्राइस, पोस्टपोनेंट ऑफ यूज, और इस वाले टी का मतलब टोटल एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है ना। हाँ, तो सारे के सारे करवा दिए थे मैंने आपको, तो ये दोबारा भी करवा देंगे। अगर प्रोडक्शन फंक्शन तुम्हारे सिलेबस में आ रहा है तो वहां से सीधा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आएगा, एमपीएपी का रिलेशनशिप और एमपीटीपी का रिलेशनशिप। 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आ रहा है तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, ताकि मैं ख्याल रखूं तुम्हारी हाफ ईयरली मैराथन में उस चीज का, राइट। अब आ जाओ जी अकाउंटेंसी में। अकाउंटेंसी में क्या है ना, जैसे इकोनॉमिक्स में अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग चैप्टर का टाइटल दे रखा है, ऐसे यहां पर अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग चैप्टर का टाइटल दे रखा है। लेकिन ओवरऑल अगर तुम्हारे को थोड़ी सी भी नॉलेज है चैप्टर्स की, तो तुम समझ जाओगे कि कौन से चैप्टर से मैं बात कर रहा हूं। दोस्तों, स्टार्टिंग में अगर तुम देखोगे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और मैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म की बात करता हूं, तो यहां से ना के बराबर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। एमसीक्यू वगैरह तो बन जाते हैं, चलो, लेकिन अगर आएगा तो छोटा क्वेश्चन बनेगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, स्मॉल क्वेश्चन मैं उसको बोल देता हूं। स्मॉल बोलना नहीं चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन यहां से बन सकता है। जनरली भाई तुमसे पूछ सकता है अकाउंटिंग की डेफिनेशन, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, अब अकाउंटिंग की लिमिटेशन पूछ सकता है, ठीक है, फंक्शंस पूछ सकता है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, बड़े लेवल पे नहीं पूछेगा। मैक्स टू मैक्स 3 नंबर का क्वेश्चन यहां से पूछे जाने के चांस रहते हैं। हाँ, फिर अकाउंटिंग प्रोसेस आपसे एक्सप्लेन करने के लिए पूछ लेगा, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस, अक्रूवल बेसिस, इनमें डिफरेंस, और ये तो तुम्हें वैसे भी आना चाहिए, ठीक है। ये थॉट अगर तुम्हारे दिमाग में होगी तो ही आगे के तुम चैप्टर्स कर पाते हो। अकाउंटिंग प्रिंसिपल है भाई, ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। अब यहां से 100% एक क्वेश्चन आता है, किसी भी एक प्रिंसिपल के बारे में आपसे पूछ लेगा, या फिर केस स्टडी भी दे सकता है, राइट। केस स्टडी दे देगा, कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है, कौन सा वायलेट हो रहा है, इसको एक्सप्लेन करो। कोई भी एक प्रिंसिपल पक्का आता है। फॉर एग्जांपल सेपरेट एंटिटी का प्रिंसिपल पूछ लिया, तो ऑनर अलग है और फर्म अलग है, यानी बिजनेस अलग है, दोनों अलग ही होते हैं, राइट। उससे रिलेटेड कुछ भी बना देगा वो, ये पक्का आता है। कोई भी एक प्रिंसिपल, 2 प्रिंसिपल, 3 प्रिंसिपल भी आ सकते हैं, इसका लंबा क्वेश्चन भी बन सकता है। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट तुम्हें पता होने चाहिए, वो तीनों, ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच के और मॉडर्न अप्रोच भी आपको आनी चाहिए, राइट। अकाउंटिंग इक्वेशन 100% आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन आता ही है, यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। अगर तुम बुक्स वगैरह देखोगे तो 15-16 इसके अंदर एंट्रीज होती हैं, लेकिन पेपर के अंदर इतनी सारी एंट्रीज नहीं आती। पेपर के अंदर 5-6 एंट्री आती है, 6 नंबर तक का क्वेश्चन बन जाता है। किसी स्कूल में 8 नंबर का भी क्वेश्चन बन सकता है। तो जितने
नंबर का क्वेश्चन बनेगा जनरली उतनी ही एंट्री आती है। और भाई मेरे हिसाब से जो 5-6 एंट्रीज वाला क्वेश्चन स्कूल के अंदर बनना चाहिए, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है। और कुछ 4 एंट्रीज मेरे को बड़ी इंपॉर्टेंट लगती है, जैसे कि कैश इंट्रोडक्शन की कैपिटल वाली एंट्री होती है, गुड्स परचेस्ड, एसेट परचेस्ड और आउटस्टैंडिंग वाली एंट्रीज, इसको मत भूलना, क्योंकि इससे जनरली एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता ही बनता है, राइट। अब भाई जर्नल एंट्री तुम्हें मारनी नहीं आती तो तुम्हें अकाउंटिंग कभी आएगी भी नहीं, राइट। जर्नल एंट्री मारनी आनी चाहिए। कोई भी एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन तुम्हें दे देगा, पूछेगा इस ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री क्या होती है। अब उसके नीचे नरेशन भी अपने हिसाब से लिख देना। नरेशन 100% एक्यूरेट हो जरूरी नहीं है, आपकी एंट्री 100% एक्यूरेट होनी चाहिए, राइट। इसका लेजर बनाना पूछ लेगा। और जिस स्कूल के अंदर टीचर चेक करना चाहते हैं, तुम अपने टीचर का नेचर देखो, वो चेक करना चाहते हैं कि बच्चों को प्रॉपर नॉलेज कितनी है, तो वहां पर आपको जर्नल एंट्री देता है और उसका ही बोलता है लेजर बनाओ। यानी जर्नल एंट्रीज के ट्रांजैक्शंस को आपको पास करना पड़ता है लेजर में, है ना। दोनों का आपस में लिंक है ना, जर्नल फिर लेजर। ऐसे स्कूल के अंदर भाई साहब लंबा क्वेश्चन बनता है, तो आप ध्यान रखना। तो अलग से भी पूछ सकता है, सीधा लेजर ही बनाओ, लेकिन थोड़ा फिर वो बिना जर्नल एंट्री पास किए हुए लेजर बनाना थोड़ा स्मार्ट वर्क हो जाता है, तो देखना पड़ता है इस चीज के अंदर। जीएसटी की एंट्री हमेशा अलग से पास करनी पड़ती है, जनरल एंट्री में ध्यान रखना भाई। इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी की छोटी सी एक सिंगल एंट्री पूछ सकता है, 1 नंबर में पूछ सकता है, कोई छोटा सा क्वेश्चन क्रिएट करके 3 नंबर में पूछ सकता है, थोड़ी सी फेमस रहती है। लेकिन जिस स्कूल के अंदर ट्रायल बैलेंस भी आ रहा है, ट्रायल बैलेंस आ रहा है, तो वो कमेंट सेक्शन में बता दो, मैराथन में उसको भी कवर अप कर लेंगे। अब एक और बड़ा क्वेश्चन आता है, अकाउंटिंग इक्वेशन तो आता ही बड़ा बड़ा क्वेश्चन, या तो तुम्हारे स्कूल में कैश बुक या अदर बुक का क्वेश्चन आएगा, नहीं तो दोनों में चॉइस मिलती है, आपस में रिलेटेबल है, राइट, चॉइस मिलती है। और अदर बुक में भी सब्सिडियरी बुक बोलते हैं, वो जब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 6 से 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। अगर तुम्हारे टीचर ने यहां से शॉर्ट क्वेश्चन बनाया तो वो बोल देगा छोटा मोटा परचेज रिटर्न बनाओ, सेल रिटर्न बनाओ, कैश बुक बनाओ। छोटा मोटा क्वेश्चन भी बन सकता है, लेकिन ज्यादातर चांस बड़ा क्वेश्चन बनने के रहते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे स्कूल के अंदर भाई डेप्रिसिएशन करवा दिया है, बहुत सारे स्कूलों के अंदर हाफ ईयरली तक डेप्रिसिएशन कभी कभी कवर अप करवा देते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दो, उसका ख्याल रखेंगे हाफ ईयरली मैराथन में। तो तुम्हारी कमेंट पे भी काफी हद तक डिपेंड करता है, क्योंकि तुम्हें ही हम पढ़ाने वाले हैं ना, समझे मेरी बात को। तो भाई ये जो टॉपिक्स है मैंने बोला, आप स्क्रीनशॉट जरूर लेना मेरे दोस्त। यहां से चलते हैं, चलो जी। सबसे पहले बिजनेस स्टडीज, ओके ओके, इकोनॉमिक्स, ओके, अकाउंटेंसी। ये टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स हैं जो तुम बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जा सकते, राइट। मैं दिले दुआ करता हूं कि तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन बहुत अच्छे जाएं मेरे दोस्त, तुम बहुत बढ़िया लेवल के अपने पेपर लिख के आओ। उर्दू का वी, इंग्लिश का एम, ये हमारी बॉडी 4 मारे लठ और फिर बन गई चूही। ये बॉडी कौन सी है? ये वाली बॉडी है, राइट। हंसी मजाक करके फन करते हुए आप पढ़ते रहो और मौज करते रहो। थैंक यू सो मच। और बताओ फिर क्या तुम्हारे पेपर में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, एडिशनल चीज जो मैंने पूछी आपसे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।